नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज हम बात करेंगे कोरोना की महामारी की चपेट में फंस चुकी भारत की राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में एक वरिष्ठ पत्रकार अजय झा, जिनके पिछले 10 दिन में उनके घर पर उनके ससुर और सास का भी देहांत हो चुका है। उनकी सास का शव बड़े लंबे समय तक पड़ा रहा। किसी तरीके की मदद बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस कर्मी कर पाए और आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर एक तरफ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा करते आ रहे हैं, किसी प्रकार की चिंता और भय करने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार अजय झा अपील करते दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग किसी तरीके से हमारी मदद करें, और मदद करने की गुहार ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सुनिए अजय क्या बोल रहे हैं। मौत हो चुकी है मेरे घर में। मेरी वाइफ के पिता पहले उनकी मौत हो गई और अब एक दिन पहले 2 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई इसी घर में। बहुत देर तक बॉडी यहाँ रखी रही, कोई लेने नहीं आया। एम्बुलेंस आया, वो ले नहीं गया। आपस में सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में एक वरिष्ठ पत्रकार, जिसकी पत्नी भी पत्रकार है, वह उनके 2 मासूम बच्चे हैं, चारों के चारों कोरोना पॉजिटिव में हैं, किसी प्रकार की मदद उनको नहीं मिल पा रही है। दूसरी घटना मैं इसलिए कह रहा हूं कि 14,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का खर्च राजधानी दिल्ली के हॉस्पिटल में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। और आपने देखा होगा दिल्ली और एनसीआर में किस तरीके से दिक्कतें मरीजों को हो रही हैं। उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल टहलाया जा रहा है। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आज राजधानी दिल्ली के हॉस्पिटल में दिल्ली के विधायक, सांसद और निगम पार्षद भी और मंत्रियों की सिफारिश से भी किसी को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। अजय झा को बेड मिल रहा है, लेकिन अजय झा के 2 मासूम बच्चे और उनकी पत्नी के लिए बेड नसीब नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, राजधानी दिल्ली में जो मौतों का सिलसिला है उसके कारण शमशान घाट में दाह संस्कार के लिए सिफारिश की बात हो रही है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो ताज है, आगरा की मैं बात कर रहा हूं, ताजमहल की, वहां पर 9 मई को एक बीमार की मृत्यु होती है जो 67 साल के थे, और दूसरा एक और अस्वस्थ व्यक्ति 48 साल की आयु का, मतलब समझ लीजिएगा 67 साल के जो व्यक्ति उनका देहांत होता है और 48 साल के दूसरे व्यक्ति का देहांत होता है। 48 साल वाले व्यक्ति का शव 67 साल वाले परिवार को सौंपा जाता है और वो उसका दाह संस्कार कर देते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 48 साल का जो व्यक्ति था, शख्स था, वो मुसलमान थे और उनको हिंदुओं के परिवार को सौंपा गया। हिंदुओं के परिवार ने उसका दाह संस्कार किया और जब 48 वर्षीय कारीगर चांदी के उनके परिवार के लोग गए, उनके बेटे से कहा गया, उनके बेटे को मोर्चरी में भेजा गया, उसने देखा उनके पिता का शव लापता है। यह उस दूसरी स्थिति है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे, पहली बात तो मैं राजधानी दिल्ली को लेकर कहना चाहता हूं, आप सब देशवासी बड़ी ध्यान से समझें कि हमारे देश में कोरोना के मसले को कितनी गंभीरता और कितनी शिद्दत के साथ लिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने निजी हॉस्पिटलों में भी 20% बेडों को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह रोग भारत का नहीं है,
ये दूसरे देश से आया हुआ रोग है जिसको जहाजों पे लाया गया। हमारे देश की राज्य और केंद्र सरकार कोरोना को विदेशों से भारत में आने से रोक पाने में नाकामयाब रही, असफल रही, या रोकना उसे आया नहीं है, क्योंकि दूसरे रोग देश भी हैं। हमको ताइवान का मसला है, वियतनाम का मसला है। वियतनाम ने तो बड़ा युद्ध लड़ा, 20 वर्ष तक अमेरिका के बम वर्षा झेली, अमेरिका को हराया और अब कोरोना को हराया। और दूसरी तरफ एक ही हॉस्पिटल में 20% बेड रहेंगे कोरोना पॉजिटिव के लिए और बाकी 80% गैर कोरोना पॉजिटिव के लिए होंगे। तो मैं ये जरा जानना चाहता हूं कि केजरीवाल की सरकार राजधानी दिल्ली के हर मरीज को, चाहे वह गर्भवती महिला हो, चाहे वो दूसरे अन्य रोगों से पीड़ित हो, उन सब लोगों को कोरोना से मारने का षड्यंत्र कर रही है क्या? यदि कोरोना से मारने का षड्यंत्र नहीं कर रही है तो वैज्ञानिक तौर पर अरविंद केजरीवाल प्रामाणिक तौर पर बताएं कि वह कौन सा तौर और तरीका अपनाया जा रहा है जिस तौर तरीके से 20% बेडों में कोरोना के मरीज रहेंगे और 80% बेडों में गैर कोरोना के मरीज रहेंगे। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, किसी भी हॉस्पिटल में 4-4, 10-10 किस्म की मशीनें एक्सरे की नहीं होंगी। किसी भी कम हॉस्पिटल में ईसीजी के लिए और आईसीयू वार्ड तमाम चीजें अलग अलग नहीं होंगी। ये बात भी हमको नहीं भूलनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार गाल बजा रही है वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कोरोना के संक्रमण को फैलाने का सबसे बड़ा जरिया घर घर पहुंचाने का एक। दूसरी स्थिति आपने देखा है कि गैर कोरोना पीड़ित भी अगर जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो सबको बार बार कहा जा रहा है कि आप इस हॉस्पिटल में जाएं, उस हॉस्पिटल में जाएं, पहले आप जांच करा करके लाएं। और सबसे बड़ी आफत अगर ये कोरोना इस समय किसी के लिए बन गया, मैं हैरान हूं, राज्य में गाल बजाते हैं मुख्यमंत्री, न पैसे की कमी है, न इसकी कमी है और न उपचार की कमी है। तमाम आंकड़े उपलब्ध हैं कि हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य नर्सों की कमी है, हॉस्पिटलों में तकनीशियन की कमी है, हॉस्पिटलों में जांच मशीनों की कमी है। और यही नहीं, राजधानी दिल्ली के लिए बताया जा रहा, हमने एक ऐप तैयार कर दिया, ऐप में दिखता है बेड खाली है और मरीज ढूंढते फिर रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों की जान जा रही है। तो आप समझ लीजिएगा कि बीमार वरिष्ठ पत्रकार घर में करहा रहा है, वो मदद मांग रहे हैं, उन्हें सरकार मदद नहीं दे पा रही है। जो मरीज निकलते हैं अपने घरों से किसी तरीके से गाड़ी एम्बुलेंस लेकर के, उन्हें हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं और जिनकी जान एम्बुलेंस में जा रही है उनको शमशान घाट में जलाने के लिए, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जुलाई के अंत तक कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली का आंकड़ा 5.5 लाख क्रॉस कर देगा। अब दूसरा सवाल हम आपसे एक जानना चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन मात्र 500 मामले थे उस दिन पूरे देश में तालाबंदी कर दी। जरा कोई पूछने के लिए तैयार है या बताने वाला हमारे देश के वैज्ञानिकों से किसी प्रकार की राय नरेंद्र मोदी ने नहीं ली। मैं दूसरी तुलना करता हूं, नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर सवाल, नरेंद्र मोदी जी के वादों पर सवाल, नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता पर सवाल, नरेंद्र मोदी जी विवाहित हैं कि अविवाहित हैं, शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा हैं, इस पर विवाद, नरेंद्र मोदी ने चाय बेची कि नहीं बेची, इस पर सवाल, नरेंद्र मोदी चुपके से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में क्या डील की, इस पर सवाल, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूरे जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक एक ही दिन वनवास गए, जिस दिन पुलवामा में हमारे 40 जवानों को बम विस्फोट से उड़ाया गया, उस पर भी सवाल। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक कराया, दुनिया कह रही कि वहां पेड़ टूटा, एक चिड़िया मरी, एयर स्ट्राइक में भी आतंकवादियों की मौत हुई कि नहीं, इस पर भी सवाल। लेकिन हमारे देश में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री। मैं ये बात इसलिए भी आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बात जानते थे
कि हमारे देश में किताब को रट करके आईएएस और की तैयारी करके आईएएस बना हुआ 20-25 साल का युवा देश को चलाएगा। और दूसरा, जाति, धर्म, मजहब और जो क्षेत्र के नाम पर या भाषणवीर, कोई मोदी जी की तरह भाषणवीर चुनाव जीतकर आएगा तो इनमें कुशलता होगी। देश के जो विद्वान लोग हैं, देश के जो ज्यादा जानकार लोग हैं, उन लोगों की मदद से देश को कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए योजना आयोग बनाया गया। मैं आप सब लोगों से, दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं कि मोदी जी, और मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र कर रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुशलता पर, उनकी डिग्री पर, उनके ज्ञान पर कोई सवाल दुनिया में नहीं उठा, बावजूद उन्होंने इसके लिए योजना आयोग का गठन किया, जिसकी देन आज हमारे देश में आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स और तमाम और भाभा अनुसंधान से लेकर के आप समझ लीजिएगा कि अगर विश्व के 4 देश मंगल ग्रह तक भी पहुंच बनाए, उनमें भारत भी एक है। यह सब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन रही है। और दूसरी तरफ हमारे देश में जिस व्यक्ति की डिग्री पर, चाय बेचने पर, शादी पर, देश की सुरक्षा पर, देश के आंतरिक जानकारी के मामले में, विदेश जानकारी के मामलों में सवाल खड़े हो रहे हो, यही नहीं, कोरोना की चपेट में देश को धकेलने के लिए जब 30 जनवरी को एक ही मामला था और मोदी जी ने जब तक मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिरवा दी, कमलनाथ की और भाजपा की नहीं बनवा दी, अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मौजूदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत नहीं थी सरकार गिरवाने की, ये तो केंद्र मतलब मोदी और अमित शाह, इनके माध्यम से सरकार गिरी है। ये ऑडियो भी वायरल हो रहा है। और जब सरकार गिर गई तो देश में ताला लगा दिया, तब 500 ही मामले थे, और जब 2 लाख मामले हो गए तो देश में ताला खोल दिया। तो अब आप समझ लीजिएगा, ये मैं दूसरा सवाल इस बात को लेकर के कर रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में बने हुए और मोदी जी ने जो मूर्ति बनवाई सरदार पटेल की, उस पर ताले लग गए। अब मोदी क्या कह रहे हैं, घर घर चिट्ठी पहुंचा रहे हैं। क्या चिट्ठी पहुंचा रहे हैं? वो चिट्ठी में लिख रहे हैं हमारे 100 साल से भी ज्यादा समय से राम मंदिर का जो विवाद था हमारे कार्यकाल में निपटा, सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया, पर इसको निपटाने में पैसा नहीं लगता है। वो दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं धारा 370 हटा दिया, इसको हटाने में भी पैसा नहीं लगा, रिश्वत दी है किसी को तो बताएं। और तीसरी बात भी कर रहे हैं कि हमने 3 तलाक का मामला 3 तलाक की जो व्यवस्था थी उसे खत्म करा दिया, पैसा इसमें भी नहीं लगता है। और चौथी बात कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो गैर मुसलमान सताए जाते हैं उनको नागरिकता देने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये भारत की आत्मा करुणा है, इसके लिए हमने इसको बदल डाला, इसमें भी पैसा नहीं लगता। मैं पैसे का सवाल इसलिए कर रहा हूं, हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री राहत कोष है जो हर तरीके की मदद लेकर राहत पहुंचाने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, इसका उदाहरण मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सब दर्शकों से। चीन जब हमारा देश कोरोना की चपेट में धकेला मोदी जी ने, तब उसके बाद चीन से जो रैपिड टेस्ट किट की खेप मंगवाई, वो खराब टेस्ट किटों की वो खेप थी जो यूरोप ने चीन पहुंचाई थी, चीन वापस करवाई थी, वो भारत में मंगवाई। और दूसरा जिक्र मैं करना चाहूंगा, चीन में जो 245 की किट चीन से चली थी वो भारत में 600 रुपए में बिकवाई। मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली हाई कोर्ट को कि उसने नरेंद्र मोदी की सरकार की लूट पर अंकुश लगाकर उसकी कीमत 400 रुपए करवाई। तो आप समझ लो कि जो देश को पहले कोरोना के चपेट में धकेले, फिर कोरोना की जांच के नाम पर खराब टेस्ट किटों की खेप मंगाए और फिर 245 की किट को 600 में बिकवाए, वो ईमानदार है कि बेईमान है, आपको सोचना चाहिए। तो जो बेईमान है, प्रधानमंत्री राहत कोष सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। प्रधानमंत्री राहत कोष न केवल सूचना के अधिकार के हमारे देश में कैग के दायरे में आता है, और उसकी बजाय पीएम केयर का पैसा इकट्ठा हो रहा है।
और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, विश्व बैंक से लेकर रूस का एडीबी बैंक है, वहां से 190 अरब रुपए भारत में राहत के नाम पर मोदी सरकार ने मंगाया। तो पीएम केयर का पैसा कहां गया, यह सवाल हमको करना चाहिए। ये 245 की किट को 600 में बिकवाने वाला और खराब किटों की खेप को भारत मंगवाने वाला और भारत को कोरोना की चपेट में धकेलने वाला, ये देश का वफादार है कि गद्दार है? और मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये सवाल भी मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दावा कर रही है कि देश के विकास के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और उसके मुताबिक हम ये दावे के साथ में कह सकते हैं कि एक एक परिवार के हिस्से में 80-80 हजार रुपए की रकम आती है। और ये 80-80 हजार रुपए की रकम जो आती है, 80-80 हजार रुपए की जो रकम आती है, मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके की बेईमानी शख्स की सरकार ने 245 की किट को 600 में बिकवा कर किया है, जिस तरीके से खराब किटों की खेप भारत मंगवाकर भारत के आंकड़ों के साथ हेराफेरी की है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए भारत को कोरोना के चपेट में धकेला है, तो आपको समझना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश की सरकार में गिराई तो 500 मामले थे, ताला लगा दिया, और 2 लाख मामले उजागर हो रहे हैं, हर रोज 10,000 नए मामले आ रहे हैं। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए ताला हटा दिया। तो अब आपको तय करना है, अगर ये देश का वफादार है। दूसरा सवाल भी मैं आपको बताता हूं, इस शख्स ने वैज्ञानिकों की राय नहीं ली, ना तो देश को लॉकडाउन करने के दौरान जब भारत में एक मामला उजागर हो गया था तब भी, और जब भारत में ताला बंद किया 500 मामलों में तब भी, और जब 2 लाख मामले हो गए, हर रोज 10,000 मामले आ रहे हैं तब भी इस शख्स ने देश के वैज्ञानिकों की राय नहीं ली। नहीं तो मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, क्या हमारे देश के वैज्ञानिक इतने मूर्ख हैं जो इस सरकार को, मोदी सरकार को ऐसी राय देते कि दुनिया महामारी की चपेट में जा रहा है, पर आने दो, भारत में कोरोना फैलने दो? मैं किसी भी कीमत में यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतनी मूर्खता की होगी कि एक झटके में मोदी तुम रेल और बस सेवा बंद कर दो और रोजी रोटी के साधन छीन लो मजदूरों के, करोड़ों लोगों के, उन्हें भुखमरी की कगार पर धकेल दो, और 500 मामले थे? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और क्या हमारे देश के वैज्ञानिक इतने मूर्ख हैं कि उन्होंने राय दी होगी कि अब देश में रोजाना 10,000 मामले उजागर होने लग गए तो मोदी तुम लॉकडाउन हटा दो? मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने देश के विद्वानों को, देश के वैज्ञानिकों को, देश के शिक्षित व्यक्तियों की राय खुद शिक्षित होते हुए लेने के लिए योजना आयोग बनाया, और इस नालायक सरकार ने उस योजना आयोग का तहस नहस कर डाला। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स शौचालय में जाके सोचता है सुबह और शाम को उसे इंप्लीमेंट कर देता है, ताली बजाता है और नोट बंद कर देता है, और गाल बजाता है, देश के टैक्स पद्धति बदल देता है, और गाल बजाता है, हमारे देश की रेल और बस सेवा बंद करता है। मैं आप सब लोगों से एक बात जानना चाहता हूं कि रेल और बस मोदी के बाप की थी क्या? क्यों बंद की? और 500 मामले थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेल और बस सेवा बंद करके 742 जो हमारे मजदूर जिनके पैर जान चली गई भूख से, गाड़ियों के रौंदने से, गाड़ियों के पलटने से, रेल से कटने से, क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसी घटिया राय दे सकते हैं क्या? क्या हमारे देश की जिन महिलाओं को सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बच्चे जन्ने के लिए विवश होना पड़ा, क्या हमारे देश के वैज्ञानिक इतनी घटिया राय दे सकते हैं क्या? मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, ये सब भाषणवीर हैं, हमारे देश में कोरोना की चपेट में इन्होंने धकेल दिया। और अब आप देख रहे होंगे जब कोरोना के शुरुआती दौर में देश की सड़कों पर करोड़ों मजदूर चल रहे थे, उनके पैरों से खाल निकल रही थी और खाल से खून टपक रहा था, कईयों के पस पड़ गया था, तब देश की पुलिस जगह जगह हमारे मजदूरों के शरीर पर पीट पीट कर उनकी खाल उतार रही थी। और तब हमारा देश का गृह मंत्री एक तरीके से लापता थे। तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि शायद गृह मंत्री बीमार हो गए, तो गृह मंत्री ने अपना फिटनेस का एक वीडियो जाहिर किया और ऐसा सवाल उठाने वालों पर मुकदमा दर्ज हो और जेलों में है।
मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, जब देश में देश के गृह मंत्री की जरूरत थी, गृह मंत्री को बोलना था कि पुलिस इस तरीके से मजदूरों को पीटना बंद करे, न मारे, तब गृह मंत्री लापता थे। और अब चुनाव नजदीक हो गए हैं तो भाषण वीर मैदान में आ गए। आपको मालूम है कि नहीं, वो भाषण वीर 72,000 एलईडी लगा करके बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे थे। और आपको पता 144 करोड़ रुपए, ये 144 करोड़ की एलईडी कहां से आई? और वो कह रहे हैं कि देश में गरीबी नहीं गई। आप 144 करोड़ की एलईडी पर झूठे भाषण परोस रहे थे। और कब हमारे देश में कोरोना से 14 करोड़ की नौकरी चली गई। 14 करोड़ मजदूर जो सड़कों पर चले, उनके पैरों की खाल निकल कर खून टपक करके पस फैल गया। 742 से ज्यादा हमारे देश के मजदूरों की जान चली गई। मासूम बच्चे न केवल सड़कों पर भूख से तड़पते रहे, जब रेल व्यवस्था भी शुरू की गई तो रेल में भी भूख से मरे, और तुमने आहार नहीं किया। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, ईमानदारी के साथ में अगर मेरी बात आप माने तो हमारे देश में देश के साथ गद्दारी करने वाले मोदी सरकार को क्यों नहीं कोरोना की चपेट में देश को धकेलने के लिए इस पर देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए। क्यों नहीं मोदी सरकार पर यूरोप से खराब किटों की खेप जो चीन भेजी गई थी, वो खराब किटों की खेप भारत मंगवाकर उसे मंगवाने का मुकदमा देशद्रोह का बनना चाहिए। 245 की किट को 600 में बिकवाने का मुकदमा क्यों नहीं बनना चाहिए। 742 मजदूर जो रेल से कटकर, गाड़ियों से दबकर, जो पैदल चलते भूख से और गाड़ियों से रौंदे जाने से मारे गए, उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं लाखों गर्भवती महिलाएं, जो अजन्मे बच्चे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए भूखी प्यासी महिलाएं चली हैं, उनको दंडित करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, राजधानी दिल्ली के लोग जो मर रहे हैं, उनको जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं मिल पा रही है, कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं मिल पा रही है, जो बीमार हुए हैं उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिले, प्रमाणिक बात मैं कर रहा हूं, और जो मर रहे हैं उनकी लाशें गुम हो रही हैं, अदला बदली हो रही हैं। गुजरात का मैं जिक्र करूं, गुजरात के अंदर गुजरात की एक बेंच ने वहां पर राज्य सरकार के तौर तरीके कोरोना की फटकार लगाई। वहां आपको मालूम होगा तो सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से एक पेशेंट को तो घर से वहां हॉस्पिटल से भगा दिया गया, वहां संख्या कम की जा रही है, जांच नहीं की जा रही है। और फटकार लगाने वाली बेंच को 29 मई को सुनवाई करनी थी, 28 मई को देर रात को उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब आप समझ लीजिएगा कि मोदी राज में क्या व्यवस्था हो रही है। मोदी राज में तड़ी पार रह चुके अमित शाह को सजा सुनाने वाले जस्टिस लोया संदिग्ध परिस्थिति में मारे गए। निर्दोषों को हत्या करवाने के मामले को उठा करके और अपराधियों को जेल में डलवाने वाले संजीव भट्ट जेल की सजा काट रहे हैं। और गुजरात में कोरोना महामारी से निपटने के जो तौर तरीके हैं उस पर सवाल उठाने वाले जजों का तबादला कर दिया। और राजधानी दिल्ली के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि राजधानी दिल्ली में भी दंगों के दौरान जो सवाल उठाने वाले थे जस्टिस, उनको देर रात दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 245 की किट को 600 में बिकवाने वाला, खराब किटों की खेप को भारत मंगवाने वाला और प्रधानमंत्री राहत कोष की बजाय पीएम केयर में पैसा इकट्ठा कराने वाला और विश्व बैंक से लेकर रूस के एडीबी बैंक से पैसा मंगाकर ठिकाने लगाने वाला और मजदूरों को पिटवाने और भूखा मरवाने वाला 144 करोड़ की एलईडी से हमारे देश को मूर्ख बनाने वाला, इन सब को सबक सिखाने के लिए आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। देश इनके न बाप का था, न है, न इनके बाप का रहेगा। देश हम सब लोगों का था, हम सब लोगों का है, हम सब लोगों का रहेगा। और यह बात मैं जोर से इसलिए कहना चाह रहा हूं, आपको मालूम है कि नहीं, हमारे देश के अंदर जियो, जो मुकेश अंबानी का जियो आप फोन सिम यूज करते होंगे,
उस सिम को मतलब जियो को चलाने के लिए हमारे देश का बेड़ा गर्क किया गया एमटीएन और बीएसएनएल का। और एमटीएनएल बीएसएनएल का बेड़ा गर्क इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि केमिकल के कारोबारी ने सारे टावर हमारे बीएसएनएल एमटीएनएल के यूज किए। क्यों किए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जियो के प्रचारक रह चुके हैं। किस तरीके से भारत को बेचा जा रहा है टुकड़ों में, और टुकड़ों में भी मुस्लिम कंट्री के साथ में। मैं आप बात करना चाहता हूं 5,863 करोड़ रुपए अबू धाबी में, इतना बड़ा शेयर मुकेश अंबानी बेच चुके हैं अबू धाबी को। और इसलिए ये जो हिंदू मुसलमान का खेल है इसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पर बैठे अजीत डोभाल वही शख्स हैं जिन्होंने भारत की जेल में बंद पाकिस्तानियों को कंधार पहुंचाया था। और इनका बेटा भी, एक बेटा इनके बेटे के साथ पाकिस्तानी और एक अरब कंट्री का इनका पार्टनर है। और अब आप समझ लो कि दुश्मन देश के नागरिक हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पार्टनर हैं। इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। और आखिरी बात, मैं आप सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, और अगर मैं तो कोई मोदी नहीं हूं, मेरा नाम भूपेंद्र रावत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पानी है वहीं जीवन है। और पानी का मैं इसलिए जिक्र करना चाह रहा हूं कि जल का एक चक्र होता है। पानी या तो समुद्र में होता है, या बादलों में होता है, या बरसता है, और फिर बर्फ के रूप में हिमालय में होता है, या नदी में भूजल में होता है। और ये जल चक्र है। और इस जल चक्र में मैं बताना चाहता हूं कि समुद्र में कुत्ते का, गधे का, शेर का, इंसान का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, बौद्ध का, जैन का, महिला का, पुरुष का और किन्नर का, सबका मलमूत्र जाता है। तो जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए जल ही जीवन है। मैंने आज तक नहीं सुना किसी को जिसने कहा होगा कि समुद्र से वर्षा के रूप में चला जो सारे संसार के लोगों का मलमूत्र का पानी, जिसमें हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, आस्तिक का, नास्तिक और पशुओं का मलमूत्र का पानी है, और वर्षा के रूप में वो हिमालय पर गिरता है। मैं उस पानी को नहीं पीऊंगा। वो नदियों में आता है, मैं उस पानी को नहीं पीऊंगा। वो मेरे छत पर गिरता है, मैं नहीं गिरने दूंगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को, जो इंसान से इंसान के बीच में नफरत फैलाते हैं, उन मूर्ख के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, आप इस ग्रह पर रहने लायक नहीं है। आप किसी ऐसे ग्रह पर जाओ जहां कुत्ते का, गधे का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जैन का, महिला का, पुरुष का और किन्नरों का मलमूत्र का पानी नदी में, नालों से नदी, पतनालों से नालों में, नालों से नदी में, और नदी से समुद्र में, और समुद्र से बादल में, और बादल से फिर हिमालय में, कैलाश पर, और वहां से नदियों में, नदियों से फिर पीने के लिए आता हो। मेरा आप सबों से आग्रह है कि वो सब लोग कम से कम ब्रह्मांड में इस पृथ्वी ग्रह को तो छोड़ दिया। और एक बात आप समझ लीजिएगा, ये सब मूर्ख लोग हैं जो झूठ बोलते हैं कि पानी कहीं और जगह से आता है। पानी का एक जल चक्र है। इस चक्र में सबका, जैसे हमारे यहाँ, मैंने तो 1995 में सीवरलैंड डलवाई थी विजय विहार में, तो मेरा बहुत अध्ययन है। और मेरे एक दोस्त हैं श्याम सुंदर राठी, उन्होंने 30 साल से ज़्यादा पानी के उस मसले पर बड़ा शोध किया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब इस प्रकृति में हमको सांस भी मिल करके लेनी है, पानी भी सब लोगों को साझा करके लेना है, और इस धरती पर भी सबको साझा रहना है, तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, क्या बौद्ध, ये जो स्थितियां हैं, इन सब को भी आपको समझना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब चुनाव का दौर है। हमारे देश कोरोना की महामारी की चपेट में है, लेकिन देश पर देश के लुटेरे, जिन्होंने कोरोना के नाम पर, सरकार गिराने के नाम पर जो पैसा हुआ, वो पैसा जो ठिकाने लगाया है, उससे अब वो अपनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। पर जिन लोगों तक मेरी ये बात पहुंची, उनसे मेरा आग्रह और गुजारिश है कि देश के गद्दारों से देश को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा देश एक ऐसी दशा में पहुंच चुका है जहां सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करने के लिए हमारे देश में लोकतंत्र की आत्मा है, और उस लोकतंत्र की आत्मा है, और उस तरीके से जामिया में और शाहीन बाग में धरना चल रहा था, और उस धरने पर गोलीबारी करने वालों पर मुकदमा नहीं बनाया गया, लेकिन जामिया के छात्रों पर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। तो समरथ को न दोष गुसाई। 23 फरवरी को
कपिल मिश्रा इनका धमकी देता है और पुलिस के अधिकारी के सामने कहता है कि यदि तुमने नहीं हटाया तो ट्रंप के जाने के बाद हम हटा देंगे, और उसके बाद दंगा शुरू होता नहीं है। ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग यदि मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, जो मैंने गणनाएं की हैं देश को बर्बाद करने वालों पर, तो कम से कम आगामी चुनाव पर इस व्यवस्था को तो खत्म कर सकते हैं जिन्होंने हमारे देश की न केवल मजदूरों की दशा खत्म कर दी, किसानों को बर्बाद कर दिया। और मैं आपके साथ एक और आग्रह करता हूं कि हमारे देश के उद्योग और व्यापार को भी इन्होंने चौपट कर दिया है। तो हमारे देश के उद्योगों को, व्यापारों को चौपट करने वाले किसान और मजदूरों को पूरा एकदम मरवा देने वालों को आपको सत्ता से हटाना पड़ेगा और सत्ता से विमुख करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।